Hello students, how are you all? I hope you all are fine. From today we are going to start the class 11th physics, जिसमें हम लोग बच्चों चैप्टर 1 को देखने वाले हैं आज की वन शॉट में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की बातें करेंगे। ठीक है, सभी तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ PYQs जो होंगे जेईई मेंस और नीट के, उनको भी हम लोग टच करें। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई आपसे पूछे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? भाई ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो भाई अगर आपसे कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब हुआ, तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो भाई क्वांटिटीज़ का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज़। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से बातें करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप याद रखेंगे छोटी छोटी बातें। क्वांटिटीज़ का क्या मतलब हुआ, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटीज का सिंपल सा मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे भाई पहले जैसे बताइए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे हमारे पास बोर्ड है बच्चों, तो इस बोर्ड के पास क्या है, लेंथ है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। इट हैज़ द ब्रेथ, तो इसके पास ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके पास सरफेस एरिया है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके पास मास है, वेट है, डेंसिटी है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़। तो जो मटेरियल्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज़। बातें क्लियर? देखो, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं भाई। तो जिनको मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है भाई, और जिनको मेजर नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब भाई हमें फिजिक्स में जो बातचीत करनी है वो किसके बारे में बातचीत करनी है? हमें इसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बातें करनी है, और नॉन फिजिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, छोटी छोटी हम बातें कर लेते हैं कि फिजिकल का मतलब क्या हुआ, कि भाई ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें, उन्हें हम तो बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हम लोग जिनको मेजर नहीं कर सकते उन्हें बोलेंगे नॉन फिजिकल, जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़। बातें क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग बात करें। अच्छा, इसमें पहले इसमें हम लोग जैसे देख लेते हैं। जैसे इसमें जैसे भाई कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास लेंथ हो गया बच्चों, लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ETC लगा दिया भाई। ये सारी क्वांटिटीज हैं, इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। बट इसकी केस में देखें भाई, जैसे 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 ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते? सोचिए एक बार भाई। तो जैसे जैसे पहला हेट बच्चों, हेट। ठीक है, जैसे हेट। दूसरा हो जाएगा एंगर, क्रोध, एंगर। ठीक है भाई, तीसरा चीज़ जैसे लालच, ग्रीड। दीज आर द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट LOV, लव। तो these are the quantity which cannot be measured, but these are the quantity which can be measured. So all those quantity which can be measured, they are called physical quantities, and all those quantity which cannot be measured, they are called non-physical quantities. ठीक है, now we are going to start physical quantities. इसी को हम लोग देखने वाले हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। तो मैं जल्दी से यहीं पे बातें करता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आप इसको फंडामेंटल बोलिए, फंडामेंटल, या फिर आप बोलिए बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बोलिए या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलिए। तो भाई ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसको डिफाइन करें? यह ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। ठीक है भाई, एक्सप्रेस करने के लिए दे आर सफिशिएंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब ये खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। लेकिन इनका केस क्या भाई, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की।
तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्लियर है। अब इसकी हम पहले जैसे जैसे एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा है। जैसे स्पीड, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। सॉरी, अच्छा इसमें फंडामेंटल में हम लोग पहले बात कर रहे हैं, एक सेकेंड पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल में। मास, लेंथ, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके केस में, डिराइव्ड के केस में हम लोग बात करें, जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे पहले बच्चों स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, एरिया हो गया भाई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये सब क्वांटिटीज़ किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। जैसे स्पीड की हम बात करें तो स्पीड में क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एरिया में क्या होता है भाई, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये दोनों मिलकर किसी और क्वांटिटी को बना दे रही हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल दोज क्वांटिटीज which do not require other quantities to express themselves, they are called fundamental quantities. But all those quantities which require fundamental quantities to express themselves, they are called derived quantities. जब आप लोग कभी सब्जी लेने जाते होंगे बच्चों, तो उसमें देखते होंगे सब्जी में कि एक तराजू होती है, तराजू के एक तरफ एक मतलब कि वेट रखा होता है और एक तरफ सब्जी रखी जाती है। तो जब नीडल जो होती है वो नीडल सीधी आ जाती है, तो आप कहते हैं कि यस, जो इधर वाली 1 किलोग्राम का वाट है उसके बराबर ये हमारा सब्जी है। तो आप उसको ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं ना। तो ये जो हमारे पास वेट यूज किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स को डिफाइन कैसे करें, हम लोग बोलेंगे बच्चों एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी, एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी जिसका यूज किया जाता है किसी गिवन क्वांटिटी का तुलना करने के लिए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट्स। जैसे जैसे यूनिट का अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो जैसे जैसे मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा भाई। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। तो CD से हम लोग दिखाते हैं उसको, CD मीन्स कैंडेला, अमाउंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो है मोल, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स होते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जल्दी से हम इनको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नेक्स्ट हम लोग बात कर लें बच्चों, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट यूनिट है एक्सेलरेशन का, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यूनिट्स क्या होते हैं, एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिनका यूज किया जाता है किसी गिवन क्वांटिटी का तुलना करने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग कपड़ा जब मेजर करते हो तो आप लोग मीटर का यूज करते हो या फिर सेंटीमीटर का यूज करते हो, तो दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। चलिए भाई, टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकंड यूज करते हैं, या फिर इससे बड़ी यूनिट क्या यूज करते हैं, मिनट यूज करते हैं, या फिर आप यूज करते हैं आवर यूज करते हैं, या फिर आप डे यूज कर सकते हैं, या फिर ईयर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होती है भाई, फिक्स क्वांटिटीज होती हैं जिनका यूज किया जाता है किसी गिवन क्वांटिटी का तुलना करने के लिए, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें थी बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं, यूनिट्स के टाइप्स के बारे में बातें करते हैं। तो यूनिट्स जैसे क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जैसे 2 तरह की होती है, वैसे ही यूनिट्स भी 2 तरह के होंगे, फंडामेंटल यूनिट एंड क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यूनिट का क्या मतलब हुआ भाई। फंडामेंटल यूनिट का मतलब ऐसी यूनिट जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और यूनिट की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, सेकेंड, ठीक है, एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और लास्ट है बच्चों मोल। तो दीज आर द यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे 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 बच्चों मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ETC कर लेते हैं। दीज आर द यूनिट, दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, एक छोटी सी हेडिंग होगी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का क्या मतलब है उसको नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है भाई, मेजरमेंट का मतलब हुआ कंपैरिजन करना, तुलना करना, मतलब अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना क्या कहलाता है भाई, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे मुझे इसका लेंथ अगर मेजर करना है, इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना हो, तो हम लोग मेजर करेंगे मीटर से, हम लोग कहेंगे 1 मीटर एंड देन 2 मीटर। तो इसका जो लेंथ है एक्चुअल में वो कितना है, 2 मीटर है। तो कैसे पता चला, इसको हम लोग कंपेयर करके पता किए, ठीक है, मतलब मेजर करके पता किए, मेजरमेंट हमें करना पड़ा। तो मेजरमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी को किसी गिवन क्वांटिटी के साथ तुलना करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेजरमेंट। बातें क्लियर। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं तो एक तराजू के एक तरफ हम लोग सब रखते हैं सब्जी को, एक तरफ वेट को रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग करते क्या है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। बातें क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ भाई कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर आपने मेजर किया तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Q इक्वल टू होगा N इंटू यू, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब यूनिट, ठीक है। अगर इसे हम लोग किसी एक यूनिट, एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे सिस्टम में बदलें भी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। मतलब N1 क्या है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या है, पहले सिस्टम में यूनिट। N2 क्या है, पहले सिस्टम में दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या है, दूसरे सिस्टम का यूनिट। लेक्चर के बाद बच्चों मैं आपको बहुत ही शानदार सा नोट्स देने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट। टोटल हम लोग 4 तरह की बात करेंगे भाई। सबसे पहला जो है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है बच्चा। दूसरा क्या है, CGS सिस्टम। तीसरा जो है वो है FPS सिस्टम, और जो फोर्थ है बच्चों वो है SI सिस्टम, ठीक है। तो MKS सिस्टम में अगर आपको कोई लेंथ मेजर करना हो तो उसको आपको मीटर में मेजर करना है बच्चा, ठीक है, लेंथ को मीटर में। K का मतलब किलोग्राम, अगर कोई मास को मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर करना है भाई, किलोग्राम मतलब KG में मेजर करना। टाइम को मेजर करना है तो भाई सेकंड में मेजर करना पड़ेगा अगर आप इस सिस्टम का यूज करते हैं तो। दूसरा है CGS, अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर करना होगा। अगर आपको मास को मेजर करना है तो किस में, ग्राम में मेजर करना होगा। और अगर आपको टाइम मेजर करना है तो किस में, सेकेंड में। क्लियर। अगर आप ये वाला सिस्टम यूज करते हैं FPS सिस्टम, तो इसमें क्या है, लेंथ को आपको फुट में मेजर करना है, ठीक है। और अगर आपको मास को मेजर करना है तो पाउंड में, ठीक है। और अगर आपको टाइम को मेजर करना है तो सेम सेकेंड में। इस सिस्टम, ठीक है भाई। SI सिस्टम के अनुसार, अच्छा SI सिस्टम क्या चीज़ है, तो इस मतलब MKS सिस्टम जो था बच्चों उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है SI सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम में थोड़ा संशोधन करके एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे बोला गया SI सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई SI सिस्टम के अनुसार 2 बातें हमें याद रखनी है भाई। पहली क्या बातें हैं, SI सिस्टम के अनुसार 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, F यूनिट लिख दिया मैंने। और इसके अनुसार 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। चलिए, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी होती हैं, जैसे मास का जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम, दूसरा हो जाएगा मीटर, तीसरा हो जाएगा बच्चों सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल, ठीक है। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और इसके केस के लिए भाई यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है बच्चों प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं रेडियन, ठीक है, रेडियन। और दूसरा होता है स्टेरेडियन,
स्टेरेडियन। अब इन दोनों के बारे में मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ। रेडियन, तो ये प्लेन एंगल, अब इससे हम बोलेंगे क्या, प्लेन एंगल का यूनिट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लेन एंगल। ठीक है बच्चा। भाई प्लेन एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनती है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, और प्लेन एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। कोई भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग क्या, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो जैसे यहाँ पे जो आर्क बनता है बच्चों, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल पे मूव कर रहा है, और ये ए पॉइंट से पार्टिकल बी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना उसे बोला हमने थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो होगा आर्क अपान में ये रेडियस। ठीक है, तो आर्क अपान रेडियस यहाँ पे लिखना है, तो एस बाई हमने आर लिख दिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, ओमेगा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर पे इसके सरफेस एरिया के द्वारा जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। बातें क्लियर है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो डी ओमेगा इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा, ये जो सरफेस एरिया है इसको लिखना है आपको, तो मैंने लिख दिया डी एस अपान में लिख दिया बच्चों आर, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, तीनों के एक साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस क्या हैं भाई। तो डायमेंशंस बच्चों पावर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई डायमेंशंस ऐसे पावर होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ पर लगाई जाती हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अभी के लिए बोलूँ आपसे कि जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स होता है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स वो होता है mLT⁻²। ठीक है, अभी के लिए याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद आप भी इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए देखें डायमेंशंस, अगर मैं लिखूं डायमेंशंस, किसका डायमेंशंस, फोर्स का, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, यहाँ से क्या लिखोगे आप भाई, m के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, l के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा, और t के पावर -2 लिखा। तो डायमेंशंस क्या है, 1 1 -2। तो क्या है डायमेंशंस ऐसे पावर होते हैं जो किसी भी क्वांटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर लगाई जाती हैं। मतलब जो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये किन किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना है, उसके ऊपर जो पावर होंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्या, डायमेंशंस। एक और दिखा देते हैं भाई जल्दी से, जैसे हम लोग बात करें भाई एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है m⁻0 L² T⁻0। ये होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, ए का मतलब एरिया। तो यहाँ से डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस अगर लिखनी हो तो हम लिखेंगे 0, 2, 0। तो ये क्या है, एरिया का डायमेंशंस। ऐसे किसी भी क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो ये बताता है कि एक, पहले मैं लिख देता हूँ, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो ये बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बेस क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है वो एक्सप्रेशन बताता है। जैसे हम लोग बात करें बच्चों, जैसे मेरे पास एरिया का अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। तो ये होगा m⁻0 L² T⁻0। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद आप भी इसको लिखना सीख जाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसमें मास की पावर 0 है, इसका मतलब मास इसमें इंक्लूडेड नहीं है। T⁻0 मतलब टाइम भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। L की पावर 2 है, इसका मतलब इसमें क्या है, लेंथ इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अगर मुझे लिखना हो, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m⁻0 L⁻3 और T⁻0। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ऐसे हमें फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ऐसे लिखेंगे mLT⁻²। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद आप भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख जाएंगे। अभी के लिए याद रखना है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बताता है एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला।
तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से रिप्लेस करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए भाई कैसे, जैसे मैंने लिख दिया भाई फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/-2। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ा, तो ये एक इक्वेशन मिला भाई। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से रिप्लेस करने पर जो इक्वेशन मिलता है उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग लिखना चाहें बच्चों तो वर्क का डायमेंशन, वर्क के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T⁻²। ठीक है, इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो दीज आर द डायमेंशनल इक्वेशंस। यहाँ से आ जाएगा m⁻0 L³ T⁻0। ठीक है, मास का डायमेंशनल फार्मूला कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, इसे पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। तो क्या होगा, कैपिटल M होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, सिमिलरली लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इक्वल टू L को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही टाइम के लिए आप लिखेंगे, सभी के लिए लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बच्चा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको लिखना है A, कैपिटल A। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर के लिए आपको लिखना है बच्चा, टेम्परेचर के लिए आपको लिखना है थीटा। ठीक है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के लिए लिखना है CD, कैंडीला। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखना है मोल, MOL, मोल। ठीक है, तो दीज आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग एक छोटी सी हेडिंग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जो डायमेंशन लेस होते हैं उनको देखने के बाद हम लोग ये सीखना शुरू करते हैं कि कैसे डायमेंशन फार्मूला हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ के लिए लिखते हैं। जो बातें करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ की, तो जब सबसे पहला है रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन। इसका मतलब जैसे हमारे पास अगर मान लो मैंने रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियोज दिया हुआ है, या फिर एरिया का रेशियोज दिया हुआ है। ठीक है, या फिर मैंने वॉल्यूम का रेशियोज दिया हुआ है, वॉल्यूम का, या फिर डेंसिटी का रेशियो दिया है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो सेम क्वांटिटीज़ का अगर मैंने रेशियो लिया है तो ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैथमेटिकल कांस्टेंट, जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है सर्कल के केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, DL मीन्स डायमेंशन लेस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे 2π का भी क्या है, ये भी, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ r का डायमेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेम तरीके से बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, या फिर लॉगरिथमिक जो भी फंक्शन होंगे, इनके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे जल्दी से आपसे पूछ लेता, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, साइन थीटा का डायमेंशनल फार्मूला, तो जस्ट आपको 1 लिखना है, क्योंकि इसकी पावर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, m⁻0 L⁻0 T⁻0। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग सीधा ये लिख सकते हैं। ऐसे ही cos थीटा के लिए, tan थीटा के लिए, sec थीटा, cosec थीटा, सारी के लिए, सभी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग क्वांटिटीज़ का बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास कई सारी क्वांटिटीज़ हैं, इनका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो पहले इनका हम लोग निकालेंगे, उसके बाद कई सारी और भी क्वांटिटीज़ देखेंगे जिनका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आपको क्या लिखना है, एरिया। जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया को हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L, ऐसे ही ब्रेथ का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, कैपिटल L। तो फाइनली इसको लिख सकते हो तो L²। ठीक है भाई, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, डिस्टेंस है, सबका डायमेंशनल फार्मूला L होगा। सिमिलरली वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम को लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू
लेंथ का एल, ब्रेथ का भी एल और हाइट का भी एल। तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, एल क्यूब हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ से स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, स्पीड को डिनोट करते हैं वी से, तो क्या आ जाएगा, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक्स बाई टी। ठीक है, तो एक्स बाई टी का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक्स का क्या होगा, डिस्टेंस है एक तरीके से, तो इसका मतलब एल होगा, अपन में टाइम का कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो नीचे वैल्यू है इसको ऊपर ले जाना है, तो एल टी पावर -1। तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। तो सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी का लिखेंगे, तो वेलोसिटी के केस में क्या होगा, डिस्टेंस के यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो इसका और इसका सेम आएगा भाई। तो पहले बताओ इसका क्या आ जाएगा, एल अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो एल अपॉन टी मतलब एल टी पावर -1। ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट पहले ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप निकालिए। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो आप लिखेंगे ए इक्वल टू, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इट इम्प्लाइज, देखो ऐसे लिखेंगे, ए का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू वी अपॉन टी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो v का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे क्या, ये v का भी आपने लिखा है एल टी पावर -1, एल टी पावर -1 अपान में क्या लिखेंगे, t मतलब टाइम, तो टाइम का कैपिटल t। अब ये कैपिटल t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t पावर -1, अब t पावर -1 पहले से है, तो एल टी पावर -2। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे ही फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो लिखेंगे आप f का डायमेंशनल फार्मूला, और f इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो m का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, और a का डायमेंशन फार्मूला अभी निकाला आपने, एल टी पावर -2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। अब हम लोग वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, तो W का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू क्या बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क की वैल्यू, तो ऐसे लिख दो। अब आपको क्या लिखना है, F का डायमेंशनल फार्मूला ये निकाला, m एल टी पावर -2 इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m एल स्क्वायर टी पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। सिमिलरली अभी हम लोग निकालते हैं क्या, k का डायमेंशनल फार्मूला, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो 7th में है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। क्या हम लोग k इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv²। ठीक है, तो k का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है 1/2। तो m का क्या आ जाएगा, m कैपिटल M, और v का क्या होता है, v का अभी हमने निकालते हैं एल टी पावर -1, तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी है बच्चों मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, u का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू mgh का डायमेंशनल फार्मूला। अब भाई m का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M हो जाएगा, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन का होता है वही होगा, तो क्या लिखना है, एल टी पावर -2। सिमिलरली एंड देखो h का क्या लिखना है, l लिखना है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास m, देखो एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया। मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, तो भाई मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला मतलब p का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू m इंटू वी का डायमेंशनल फार्मूला, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। ठीक है, m का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या, एल टी पावर -1, तो ये आ जाएगा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो टॉर्क को हम लोग ऐसे टाउ से दिखाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से लिखेंगे f का क्या होता है, m एल टी पावर -2 इंटू एल हो जाएगा डिस्टेंस का, तो यहाँ से आ जाएगा m एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, तो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, m एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, तो यहीं पे मैं बच्चों प्रेशर की बात कर लेता हूँ जल्दी से। पहले यहाँ पे प्रेशर, अगर आपसे कोई प्रेशर का पूछे भाई, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला P इक्वल टू, पहले हमें पता है F अपान A होता है, तो P का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, F अपान A का डायमेंशनल फार्मूला। तो F अपान A का डायमेंशनल, बताओ भाई फार्मूला। अब F का क्या होता है,
एफ का क्या होता है एम एल टी पावर -2 अपान एल। ए का क्या हो जाएगा, ए मतलब एरिया, और एरिया का एल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से फाइनली हमें क्या लिखेंगे आप, एम, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल पहले से है तो एल पावर क्या हो जाएगा -1, तो एल पावर -1 और आ जाएगा टी पावर -2 पहले से है, टी पावर -2। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ बच्चों, हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला बताइए भाई। तो इसको निकालने के लिए हमें जो भी जिस भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिखा आई का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू एम आर का डायमेंशनल फार्मूला, एम आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। तो एम का कैपिटल एम और आर का एल, तो स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। सिमिलरली बच्चों अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्या मैं ऐसे लिखूँगा, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू आई टी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब आई का क्या होता है, आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और इसका होता है कैपिटल ए, और यहाँ टी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका होता है कैपिटल टी। तो ए टी हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या निकालेंगे आप, V का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू क्या, W अपान Q का डायमेंशनल फार्मूला। अब W का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी आपने निकाला था एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 अपान Q का अभी निकाला आपने AT। तो फाइनली हमने इसको अब सॉल्व करना है थोड़ा सा, देखो क्या आ जाएगा, m, ये देखो t ऊपर जाएगा एक, ये तो t पावर कितना आ जाएगा -3, तो m, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m एल स्क्वायर टी पावर -3 और ये a पावर -1 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस का लिखना है, तो मैं रेजिस्टेंस का ऊपर लिख देता हूँ बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यहाँ पे बचा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू V अपान आई का डायमेंशनल फार्मूला। तो भाई V का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने निकाला है, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -3। देखो बच्चों इसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निक सीख लेना है कैसे निकालना है, किसी भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a पावर -1, तो ये मैंने ऊपर का लिख दिया, अपान में I मतलब इलेक्ट्रिक करंट और इसका होगा कैपिटल A। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, क्या आ गया अब, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो a पावर -1 पहले से है, तो क्या हो जाएगा a पावर -2, सिंपल। C का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू Q अपान V का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला होता है बच्चों C इक्वल टू Q अपान V। तो Q का क्या होता है, अभी आपने सीखा है AT आता है, और V का डायमेंशनल फार्मूला ये देखो अभी आपने ये ऊपर लिखा हुआ, तो ये ऊपर वाली वैल्यू उसी की है, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 एंड a पावर -1। तो इसको हमें बस सॉल्व कर देना है और हमें मिल जाएगा C का डायमेंशनल फार्मूला, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा m पावर -1। ठीक है, एल स्क्वायर नीचे है और कहीं एल दिख नहीं रहा, तो एल पावर -2। ठीक है, अब t को लिखना होता है तो t पावर -3 ऊपर जाएगा तो t पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a पावर -1 ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा, अब मुझे लगता है इस तरह के जितने भी क्वांटिटीज़ होंगी आप उनका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, बस आपको जो भी क्वांटिटीज़ दी जाए उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, और ये जो है ये है कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, ये दो चार्जेस के बीच में लगता है और ये दो मासेस के बीच में लगता है ना। तो इसके केस में हमें जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, और इस केस में हमें बताना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो हम दो पार्ट में इसको करते हैं। पहले वाले के लिए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उसको एक तरफ करिए। तो जी को हमने एक तरफ कर लिया जी, और ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ आर स्क्वायर आ जाएगा, और ए m1 m2 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो यह आ जाएगा m1 m2। ठीक है बच्चा, चलिए
तो जी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनली यू विल गेट लाइक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पहले, एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2 का डायमेंशनल फार्मूला। तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला जो कि एक फोर्स है, ML T⁻², आर का एल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आ जाएगा M तो ये आ जाएगा M²। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से, क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा M² ऊपर जाएगा तो ये जाएगा M⁻⁻1, L का क्यूब आ जाएगा और T⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। और कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है भाई, तो इसको निकालने के लिए ε0 इधर जाएगा और ये एफ नीचे आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, देखो सॉरी, ε0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई कैपिटल एफ, ये जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने दीजिए, Q1 Q2 अपान में आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो ε0 का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे कोई इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और मैथमेटिकल कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है। तो हमें सिर्फ इतने का लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, किसका Q1 Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 का डायमेंशनल फार्मूला होगा 80, ऐसे ही सिमिलरली Q2 का भी होगा, क्या होगा 80, अपान में आ जाएगा बच्चा ये एफ का मतलब फोर्स, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ML T⁻², और यहाँ आर का मतलब एल का हो जाएगा इसका वैल्यू, और स्क्वायर है तो L² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली हमने लिखा m ऊपर जाएगा तो M⁻⁻1, L यहाँ पे है, यहाँ L² तो L³ हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा, T² यहाँ पे और T⁻² यहाँ पे, तो T⁻4 हो जाएगा क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, A × A है तो A²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डायमेंशंस के आधार पर किसी भी फिजिकल फिनोमिनन को स्टडी करना बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन है बच्चों। नाउ हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एक सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमने कह दिया कि मेरे पास मान लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। भाई उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, देखो Q इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ऐसे तो लिखते हैं, और ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये हमको पता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में आप इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, N1U1 इक्वल टू N2U2 लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, N2 इक्वल टू, ये U2 नीचे जाएगा इस तरफ, तो ये जाएगा N1U1 अपान U2। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे बच्चों। देखो पहले यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इफ़ द क्वांटिटी इज रिटन एज, इफ़ द क्वांटिटी इज रिटन एज, अगर मैंने क्वांटिटी को कुछ इस तरह से लिखा है, कैसे, M⁻A L⁻B और T⁻C, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, U1 को देखो कैसे लिखेंगे, N2 इक्वल टू N1। अब U1 को कैसे लिखोगे, यहाँ से आ जाएगा M1A, ठीक है, L1B पावर B, और आ जाएगा T1 पावर C। सिमिलरली बच्चों नीचे हमें लिखना पड़ेगा U2 को कैसे लिखोगे, M2 पावर A L2 पावर B एंड T2 पावर C। ठीक है, तो अब इसको ठीक से लिख लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 M1 अपान M2 होल पावर क्या आ जाएगा A। सिमिलरली L1 अपान L2 होल पावर क्या आ जाएगा, होल पावर आ जाएगा B। ऐसे ही T1 अपान T2 होल पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 होल पावर, बताओ क्या होल पावर क्या A। ऐसे ही
L1/L2 होल पावर क्या, होल पावर b, एंड T1/T2 होल पावर c। तो इसी हम लोग फार्मूले के यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एन भी मैं लिख दूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। अब M1 क्या है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट है किसमें, इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है, यूनिट ऑफ, मैंने ऐसे लिख दिया, यूनिट ऑफ लेंथ किसमें बच्चों, इन फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे T1 क्या है, यूनिट ऑफ किसका भाई, टाइम का, तो टाइम का यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, M2 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, ठीक है भाई। सिमिलरली L2 क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ किसमें बच्चों, इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे T2 जो है वो T2 क्या है, T2 यहाँ पे है टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में लिख दी। अच्छा ये सब क्या है, डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस किसके किसके डायमेंशंस है, जैसे A जो है मास का डायमेंशन है, B जो है लेंथ का डायमेंशन है, और C जो है वो टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। तो ABC क्या है, डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन हैं, इसी जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है टॉपिक, इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कन्वर्ट 10 न्यूटन मीटर इंटू डाइन सीन, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, इसमें देखो क्या चीज़ दिया हुआ, न्यूटन दिया है, इसका मतलब ये फोर्स है। अगर आपको क्वांटिटी के बारे में नहीं दिया है तो आप जनरली उसको क्यू लिख देंगे, तो मैं अभी के लिए भी इसको लिखता हूँ क्यू इक्वल टू, जो क्वांटिटी दी हुई है उसका नाम है 1 न्यूटन, क्यू इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहाँ से मेरे पास जब भी इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक ऐसे एक बॉक्स बना लेना है बच्चों, ठीक है, ऐसे करके। तो इस बॉक्स में ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे किस, ये SI सिस्टम की इसका मतलब बात कर रहा है भाई, SI सिस्टम, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, इसका मतलब ये कौन से सिस्टम की बात कर रहा है, CGS सिस्टम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है N1 M1 L1 T1। तो सिमिलरली इधर भी लिखना है N2 M2 L2 और यहाँ पे T2, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 न्यूटन दिया हुआ है, लिख लिया 1। अब यहाँ पे M1 लिखना है, देखो SI सिस्टम के लिए हमेशा M1 की वैल्यू हमेशा याद रखना है 1 किलोग्राम, लेंथ की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 1 मीटर, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालना है, M2 की वैल्यू लिखना है, CGS सिस्टम के लिए 1 ग्राम होगा अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेंथ की वैल्यू 1 cm होगी, और यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या लिखना है हमको, हमेशा 1 सेकेंड लिखना है, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी इस तरह का भी एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जिसमें क्या है कि इसकी वैल्यू पहले से बेस क्वांटिटीज़ फिक्स की होंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, तो अगर मैं बोलूँ भाई है कि किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, क्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, ML T⁻⁻2, क्योंकि ये फोर्स दिया हुआ ना, तो यहाँ से आ जाएगा A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, B की वैल्यू क्या आ जाएगा, L की पावर आ जाएगा जो वैल्यू लिखी हुई है, और C की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि N2 इक्वल टू होता है N1, यहाँ पे होता है M1/M2, होल पावर क्या होता है, होल पावर A होता है, L1/L2, होल पावर क्या होता है, होल पावर B होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है T1/T2, इसके पावर क्या होता है बच्चा, इसके पावर क्या होता है, C होता है। बातें क्लियर है भाई। अभी हमने इसके पहले जस्ट सॉल्व किया था, ठीक है, इसके पहले ये हमने लिखा था। तो N1 की वैल्यू 1 लिख दिया, M1 की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ से लिखना 1 किलोग्राम, तो 1 kg लिख दो भाई, यूनिट के साथ अभी लिखिए। M2 की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम, तो इसको 1 ग्राम लिख दिया, ठीक।
होल पावर ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। L1 की वैल्यू 1 मीटर अपान 1 cm, 1 मीटर अपान 1 cm। पावर कितना है, पावर क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड अपान में 1 सेकेंड, ठीक है। होल पावर क्या है -2 है, -2 लिख दिया। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 की पावर -2 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। N2 इक्वल टू, तो यहाँ से N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अपान में ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 cm को हम लोग 100 cm लिख सकते हैं, अपान में 1 cm आ जाएगा। तो cm cm कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर 5 आ जाएगा डायरेक्टली, 10 टू पावर 3 यहाँ से, 10 टू पावर 2 यहाँ से। तो न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या आ गई, N2 इक्वल टू 10 टू पावर 5। तो मैं यहाँ से अब लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ N2 इक्वल टू क्या आ गया, 10 टू पावर 5। तो यहाँ से Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ से लिखेंगे 1 न्यूटन लिखिए, या फिर आप लिखिए 10 टू पावर 5 डाइन लिखिए, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर बच्चों अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा तो इस वाले क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ, Q इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ से न्यूटन मीटर दिया हुआ बच्चों दिया, तो टॉर्क भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये वर्क भी हो सकता है। तो हमें कंफर्म नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है, तो हम लोग इसको क्यू लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये ही बॉक्स फिर से बनाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, इतना तो पता है भाई कि ये SI सिस्टम है और ये क्या है, CGS सिस्टम है। तो ऐसे मैंने लिख दिया SI सिस्टम और ये लिख दिया CGS सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखना होता है, N1 M1 L1 और ये T1। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, N2 M2 L2 और ये T2। तो N1 की वैल्यू दिया हुआ 10, इसकी वैल्यू हमेशा 1 किलोग्राम, इसकी वैल्यू क्या लिखना 1 मीटर और इसकी वैल्यू क्या लिखना 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, N2 को निकालना है। M2 की वैल्यू क्या, अब CGS से तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें बेसिकली 1 ग्राम 1 cm और 1 सेकेंड लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ABC की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे, अभी NW लग रहा है भाई, अरे N इंटू M है, इसका मतलब या तो वर्क होगा या तो टॉर्क होगा, और दोनों के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² T पावर -2। तो यहाँ से A आ गया 1 इसके पावर 1 और B की वैल्यू L पावर 2 है और C की वैल्यू क्या -2। तो यहाँ से हम जानते हैं हम लोग N2 इक्वल टू N1 क्या होता है, M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 बताओ भाई होल पावर B, एंड T1 अपान T2 होल पावर क्या, होल पावर C, ठीक है बच्चा। देखो भाई N1 की वैल्यू अभी हमने लिख दिया 10, ठीक है। और M1 की वैल्यू क्या लिखना, 1 kg अपान में 1g होल पावर क्या लिखना है, 1 लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, अपान में फिर लिखना है L1 अपान L2, तो 1 मीटर अपान 1 cm होल पावर क्या लिखना 2, और T1 अपान T2 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड, तो 1s अपान 1s होल पावर -2, ठीक है। तो चलिए भाई 10 इंटू 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखेंगे और 1000 ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 मीटर को हम लोग 100 cm, ठीक है, और cm कैंसिल आउट 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर है तो 100 पावर 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000, इसका मतलब 10 पावर 4 में लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इंटू 1। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा 10 टू पावर 3 एंड 4 7 एंड 1 8, तो कितना आ जाएगा 10 पावर 8 N2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना है फाइनली Q इक्वल टू आइदर यू कैन राइट 10 न्यूटन मीटर और यू कैन राइट 10 टू पावर 8 और ये यूनिट क्या आ जाएगा डाइन cm, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ये है। इसी क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान था। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल को दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ पर जो सेकंड सिस्टम का यूनिट होगा उसको फिक्स किया होगा, ठीक है।
ये हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अभी जो इसके पहले क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है बच्चों। इसमें क्या है, जो सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको फिक्स किया है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट 2 जूल टू ए सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 10 ग्राम 20 मीटर एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब सेकेंड सिस्टम में जो बेस यूनिट लेना है वो 10 ग्राम लेना है, 20 मीटर लेना है और 10 सेकेंड्स लेना है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरफ देखो यहाँ पे 2 जूल लिखा है, इसका मतलब ये एसआई सिस्टम हो गया भाई, एसआई सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, न्यू सिस्टम, ये न्यू सिस्टम है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है उसी तरीके से सेम, N1 M1 L1 T1 और यहाँ पे क्या N2 M2 L2 T2, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। M1 की वैल्यू हमेशा बच्चों 1 किलोग्राम लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर लिखते हैं और यहाँ पे क्या 1 सेकेंड लिखते हैं। N2 की वैल्यू निकालना है, M2 की वैल्यू क्या लिखना है, देखो 10 ग्राम लेना भाई, 1 ग्राम नहीं लिखना आपकी बार, 10 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी वैल्यू 20 लिखना है, 20 मीटर, ठीक है। और सिमिलरली सेकेंड को 10 सेकेंड लिखना है, टाइम को 10 सेकेंड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू दिया हुआ है 2 जूल, ठीक है। तो Q का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, अब जूल दिया है या तो एनर्जी होगी या तो वर्क होगा, तो मैंने इसको लिख दिया mL² T⁻²। यहाँ से A की वैल्यू 1, B की वैल्यू क्या 2 और C की वैल्यू क्या -2। तो फाइनली हमें पता है N2 इक्वल टू होता है N1, ठीक है। अब M1 अपान M2, चलो अच्छा मैं एक बार फार्मूला लिख देते हैं फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर क्या लिखूँ B, और ऐसे ही लिखना बच्चों T1 अपान T2 होल पावर क्या लिखना है C लिखना है। तो अब आप N1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है M1 की वैल्यू क्या है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अपान में क्या लिखना है भाई 10 ग्राम, 10 ग्राम होल पावर क्या लिखूँ 1 लिखूँ। L1 की वैल्यू है 1 मीटर अपान में 20 मीटर लिखना है बच्चों, ठीक है। होल पावर क्या लिखना है 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 सेकेंड अपान में 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 सेकेंड्स है, होल पावर क्या -2। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 इंटू 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 अपान 10 हो जाएगा, तो 1000 अपान में 10 और ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, तो 1/400 इंटू यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे सेकेंड कैंसिल आउट और 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 100 लिखेंगे इसे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 इससे कैंसिल आउट होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे N2 इक्वल टू 100/2 का मतलब 50 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है 50। तो यहाँ से फाइनली अब मैं लिखूँगा बच्चों तो Q इक्वल टू आप लिखिए, या तो आप लिखिए 2 जूल, ठीक है, या फिर अब आप लिखिए क्या 50, और यहाँ पे जूल की जहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये जो यूनिट आ जाएगा इसको लिखना पड़ेगा, क्या क्या है ये न्यू यूनिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू यूनिट। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको, सेकंड एप्लीकेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड को एक साथ हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी उसी में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग कवर करेंगे बच्चों एरर्स, और कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, उसको भी उसी हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।